हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 वीडियो, भारतीय संविधान में अधिकार। देखिए, ये क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 बुक का जो है चैप्टर नंबर 2 है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं हाईलाइट्स पॉइंट को पढ़ूंगा जहाँ से आपके एग्जाम में जो है स्टेट के एग्जाम में या बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट किया हूँ। तो ये देखिए, पहला पेज पर कुछ पॉइंट्स है नहीं, सेकंड पेज पर चलते हैं। मचल लालूंग को जब गिरफ्तार किया गया तब वह 23 वर्ष का था। यानी जब आप पूरा स्टेटमेंट पढ़िए तो पता चल जाएगा कि वो उसका जन्म 1991 में हुआ है। ठीक है, लालूंग असम के मरीगांव जिले के चुबरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोटें पहुंचाई है। मचल लालूंग ने किसी को मारा पीटा था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया। जब मुकदमे की सुनवाई हो रही थी उस दौरान क्या हुआ कि मचल लालूंग को जो है मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया। यानी जब आपको मतलब आप पर किसी तरह का आरोप लग रहा हो और आपको कोई सज़ा सुनाई जा रही हो तो उस समय आपका दिमागी हालत भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। नहीं तो क्या किया जाता है, उसको टाल दिया जाता है उस सुनवाई को, फिर बाद में जब तक वो ठीक नहीं हो जाए तब तक के लिए टाल दिया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह उसके साथ भी हुआ। मतलब लालूंग को जो है उसके साथ जब सुनवाई हो रहा था उस दौरान क्या हुआ कि उसको मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए उसको तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। फिर जो है कोर्ट ने, जो प्रशासन थी पुलिस को, उसको मतलब उसको ऑर्डर दिया कि आप जो है इसका इलाज करवाइए। और उसका इलाज जो है करवाया गया कहाँ पर, तेजपुर के, असम के तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई अस्पताल में करवाया गया। ठीक है, वहाँ उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार, कब कब 1967 में भी और 1996 में भी, 1967 में भी 1996 में 2 बार चिट्ठी भेजा। वहाँ का जो डॉक्टर था पुलिस प्रशासन को चिट्ठी भेजा कि लालूंग जो है वो पूरी तरह स्वस्थ है और उसको आप ले जा सकते हैं, स्वयं मुकदमे चला सकते हैं अब। लेकिन किसी ने भी जो इस पर ध्यान नहीं दिया। 2 बार चिट्ठी भेजा के फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। लालूंग न्यायिक हिरासत में बना रहा, फिर भी वो न्यायिक हिरासत में बना रहा। ठीक है, मचल लालूंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। जुलाई 2005 में उसको जेल से छोड़ दिया गया। ठीक है, उस समय वह 77 वर्ष का था। देखिए, जुलाई 2005 में जो छोड़ रहा है उसका उम्र 77 साल है और इस गिरफ्तार कब हुआ था, 23 वर्ष की अवस्था में, यानी क्लियरली है 1991 का जन्म हुआ था। ठीक है, इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। देख सकते हैं, यानी वो 54 वर्ष जो है वो हिरासत में नहीं बल्कि हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ही वो बिता दिया वहाँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए, इस पेज में फिर यहाँ आइए। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणापत्र की मांग उठाई थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणापत्र की मांग उठाई थी। सर्वप्रथम 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणापत्र की मांग उठाई थी कि भारतीय लोगों को भी कुछ सारे संवैधानिक अधिकार मिले। ठीक है, इसके लिए फिर यहाँ आइए। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ है। इसे तब बनाया गया और लागू किया गया जब अंग्रेज वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका में क्यों चल रहा था, तब इसको बनाया गया संविधान को। बताइए, दिसंबर 1996 में लागू हुआ है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है कब लागू हुआ, तो दिसंबर 1996 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, इस पेज में भी कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है नहीं, आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग को ये पता होगा। ठीक है, टीयर 1 में क्वेश्चन पूछे गए थे इससे संबंधित कि ये कौन सा अधिकार है। भारत का संविधान है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। देखिए, समता का अधिकार में ये सब है, आता है कानूनों के समक्ष समानता, कानूनों के समान संरक्षण, धर्म मूल वंश, ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार में कौन कौन अधिकार है ये आप लोग को पता होगा, इसलिए मैंने इसे मार्क नहीं किया है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और हाँ, मैंने एक भी पेज छोड़ा नहीं है, पूरा सारा पेज एक लाइन पढ़ के तब जाके मैंने मार्क किया है, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। आइए नेक्स्ट पेज पर आइए, यहाँ देखिए अनुच्छेद 16 का 4। इस प्रस्तावना में पहले यहाँ देखिए, इसको देख लीजिए। अनुच्छेद 16 चढ़ कर बोलता है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। ठीक है, इस अनुच्छेद की कोई भी बात जो है राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के पक्ष में, जो पिछड़े हुए नागरिक है, कोई चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, तो नियुक्तियों की या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। ठीक है, यानी राज्य जो है, सिंपल समझिए कि राज्य जो है, जो भी पिछड़े हुए नागरिक हैं यहाँ के लोगों को, तो उसको किसी भी जो नौकरी है वह सरकार अपनी नौकरी में जो आरक्षण दे सकती है उन समुदायों को, उन वर्गों को। ठीक है, इसके लिए कोई मतलब ये नहीं करा कि नहीं हमको नहीं मिला, उसको क्यों मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए आप मुकदमा नहीं कर सकते कोर्ट में, ये आर्टिकल 16 का 4 बोलता है।
यानी उन लोगों को आरक्षण का प्रावधान कर सकती है सरकार। फिर यहाँ देखिए, प्रस्तावना में समानता के बारे में 2 बातों का उल्लेख किया गया है। एक है प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। और हाँ, पॉलिटिकल साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को याद होनी चाहिए प्रस्तावना, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, इस बार भी क्वेश्चन पूछे हुआ था कि जो है भारत के प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तो तरह की समानता का वर्णन किया गया, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, यही अवसर की समानता का अर्थ पड़ेगा प्रस्तावना में। फिर नीचे चाहिए, संविधान का अनुच्छेद 16(4) साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 16(4) क्या बोलता है कि सरकार जो है जो भी पिछड़े हुए नागरिक है वर्ग है उनको आरक्षण दे सकती है नौकरी के मामले में। इस पर किसी भी तरह का मुकदमा या कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 16(4) बोलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर यहाँ आइए आर्टिकल, इस पेज पर आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है आर्टिकल 21 में कहा गया है। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। यानी किसी भी आदमी का क्या अपना प्राइवेसी है वो अपना छुपा के रख सकता है, ठीक है। कोई इसको ज़बरदस्ती ये नहीं करेगा कि नहीं आप बताइए ये बताइए, ठीक है, फोर्स नहीं कर सकता। यानी दैहिक और जीवन स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। जिससे क्या होता है कि जैसे कोई नागरिक अगर कुछ किसी तरह गुनाह करता है उस समय क्या होता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। अब वो इस तरह यहाँ नहीं चिल्ला सकता कि नहीं मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है, मुझे बाहर घूमने दिया जाए, इस तरह नहीं कर सकता है वो, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि विधि के मतलब शासन में रहकर ही उसके साथ कुछ मतलब उसका जो कोई अधिकार है उसको वंचित किया जाएगा किसी अधिकार से, ठीक है। हर कोई किसी तरह का गुनाह करता है तो, अन्यथा नहीं। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। निवारक नज़रबंदी अधिनियम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। निवारक नज़रबंदी अधिनियम के तहत जो है हम किसी भी नागरिक को प्रशासन जो है केवल 3 महीने के लिए ही क्या कर सकती है, मतलब रिहा में रख सकती है, मतलब जेल में बंद कर सकती है या कुछ अपने अंदर में रख सकती है। और 3 महीने के बाद क्या होगा कि उस प्रशासन को पुनः क्या करना पड़ेगा, सलाहकार बोर्ड से परमिशन लेना होगा कि आगे 3 महीना पर इसको बढ़ाया जाए या किसी से सुनवाई किया जाए या ख़त्म किया जाए, ठीक है, इस तरह का। फिर यहाँ नीचे आइए, सरकार किसी भी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है, ये भी अधिकार सरकार को। फिर नेक्स्ट आइए, देखिए इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएँ, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए इस पेज में तो कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाए। आइए इस पेज पे, देखिए भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, ये बात आप लोग याद रखिए। भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब देश है, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स नहीं है। यहाँ देखिए आइए, यहाँ है फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो किस अधिकार को, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा है, कैसा अधिकार बतलाया है। तो इसको जो है अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बतलाया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट देखिए, न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रदेश या प्रादेश या रीट कहा जाता है। न्यायालय क्या करती है, कई प्रकार के आदेश जारी करती है जिसे रीट कहा जाता है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण कब लागू करती है कोई भी न्यायालय, के द्वारा जो है न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक लगता है किसी भी आदमी को तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है, ठीक है। और सपोज दैट आपका किसी मतलब प्रशासन ने गिरफ्तार किया है, आपको वो वाजिब कारण नहीं दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में डायरेक्ट मतलब रिपोर्ट कर सकते हैं कि मुझे कारण नहीं बताया गया है। तो क्या कर सकते हैं, तो न्यायालय जो है उस प्रशासन उस पुलिस के खिलाफ क्या करेगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण लाएगी जिसमें उसको कारण बताना पड़ेगा न्यायालय को। अगर वो वाजिब कारण नहीं लगता है तो वो उसको छोड़ देगा। फिर परमादेश, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। फिर निषेध आदेश, जब कोई भी निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, यानी कोई भी निचली अदालत है उसके कोई भी सुनवाई उसके रेंज में नहीं था तो क्या करता है, उसको उसका जो सुनवाई उसको रद्द कर सकती है ऊपर वाली अदालत, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो सुबह ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। निषेध मतलब क्या, मतलब वो मनाही है, इस मुकदमे पर सुनवाई करना आपको मनाही है।
अधिकार परीक्षा, जब न्यायालय को लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई भी कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है। उत्प्रेषण रेट, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई भी कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ ये मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL या पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसी संस्थाएं अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। देखिए TRE 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ इससे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो दिसंबर 1993 में, ठीक है, 10 दिसंबर 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्ण मुख्य न्यायाधीश, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना कि इस एग्जाम में आप कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो देखिए इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। इसमें सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर हो चुका है मुख्य न्यायाधीश से। फिर किसी भी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। यानी मानवाधिकारों के संबंध में जो ज्ञाता होते हैं मानवाधिकारों के, उसके 2 और अन्य सदस्य होते हैं। यानी कुल मिलाकर 4 सदस्य। एक है सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, फिर किसी भी हाई कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, और 2 जो है मानवाधिकारों से संबंध रखने वाले 2 अनुभव रखने वाले 2 व्यक्ति भी होते हैं, ठीक है। और मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप कब हुआ जानते हैं? पंजाब में जब युवकों के गायब होने तथा गुजरात दंगों के मामले में जांच के रूप में रहा था। मानवाधिकार आयोग का प्रभावी हस्तक्षेप रहा था। आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। यह सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमे चलाने की सिफारिश कर सकता है। वो मानवाधिकार आयोग बस वो सिफारिश कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, इसमें सुनवाई किया जाए। फिर नीति निर्देश तत्ववाद योग नहीं है, यानी आप नीति निर्देश तत्व को लेकर जो है आप अदालत में नहीं जा सकते कि सरकार ने ये काम किया, ये काम नहीं किया, ठीक है। अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। नीति निर्देश तत्व में जो है सरकार कोई प्रावधान लाती है किसी के लिए, चाहे पिछड़े वर्ग के लिए, कुछ वर्गों के लिए, तो आप ये नहीं कर सकते कि नहीं उसके वर्गों के लिए मेरे लिए भी आए, नहीं कर सकते आप। नीति निर्देश तत्व को ये मतलब संविधान ने ये अधिकार दिया गया सरकार को कि वो जो है समाज के पिछड़े तबके के लोग जो है वो उसको ऊपर उठाने के लिए कोई भी प्रयास कर सकती है, उसके लिए अदालत में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर आइए इस पेज पे वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया था। अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन से संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची का समावेश किया गया। तो भारत के संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया है? 42वां संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्यों को। ये भी कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, 1976 में। फिर नेक्स्ट आइए नेक्स्ट पेज पर, ठीक है, कुछ नीति निर्देश तत्व दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते चाहे तो, ठीक है। नीतियाँ ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर पहले इस पेज में आइए, इस पेज में कुछ यहाँ है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार था। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। तो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार था, यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में डाला जाए या नीति निर्देशक तत्वों में डाला जाए, तो ये विवाद का कारण बना हुआ था केंद्र में। आखिरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना, यानी मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं रखा इसको, संपत्ति के अधिकार को, और कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। यानी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार माना नहीं है, और सरकार अगर गवर्नमेंट चाहे तो हमारी संपत्ति को जब्त कर सकती है, ठीक है, ले सकती है, बदले में वो हमें मुआवजा देगी, ठीक है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत इसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया है। तो यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और जो 300 क में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। संविधान 300 क में शामिल किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को।
न्यायपालिका का कहना था कि संसद कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में समाप्त हुआ। ठीक है, यानी न्यायपालिका का कहना था कि संसद कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, और कोई भी संशोधन मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वो अपने आप रद्द हो जाएगा। ठीक है, यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में समाप्त हुआ। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, किस मतलब सुनवाई में जो है ये निर्णय लिया गया था कि संसद जो है कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हनन होता हो। ठीक है, बहुत सारे मुकदमे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए लास्ट पेज है, फिर यहाँ से ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका चैप्टर 2 खत्म होता है। निष्कर्ष, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिराव फुले 1827 से 1890 कार्यकाल रहा इनका की रचनाओं में हमें सर्वप्रथम यह विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित है। यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बाकी मैं क्लास 9 का और 10 का जो है SNCERT बोर्ड का भी, पॉलिटिकल साइंस का और CRT बोर्ड का भी अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी पर करवा चुका हूँ। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी क्लास 11 के बाकी चैप्टरों के लिए और क्लास 12 के भी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर के लिए, NCERT के लिए ही प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लूट डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वो विजिट माई चैनल।